हेलो फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग अबाउट मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो हमारे एमएसएन में आता है। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग हमारे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आता है। ठीक है, इसमें हमारा दे रखा है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इसमें डेफिनेशन दे रखी है इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई इन कोरोनरी आर्टरी रिजल्टिंग इन इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। इसमें दे रखा है कि हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाएगी कोरोनरी आर्टरी की, और उसकी वजह से हमारा इस्कीमिया और नेक्रोसिस हो जाएगी मायोकार्डियल टिश्यू के अंदर। इस्कीमिया क्या होती है? हमारी इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, ब्लड और ऑक्सीजन की नॉर्मल से कम मात्रा में हमारी जो ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसको हम बोलते हैं इस्कीमिया। ठीक है। नेक्रोसिस होता है हमारा पैथोलॉजिकल डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे सेल और टिश्यू की पैथोलॉजिकली डेथ हो जाना, उसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। तो पहले डेफिनेशन में यही दे रखा है। दूसरी डेफिनेशन मैंने लिख दिया है कि हमारा जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ डिजीज़ कंडीशन, कि ये एक डिजीज़ कंडीशन है कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू अर्थेरोस्क्लेरोसिस एंड अकल्जन बाय थ्रोम्बस। इसमें क्या बताया गया है कि ये एक डिजीज़ कंडीशन है जिसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर अर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, और दूसरा है रीज़न इसका अकल्जन बाय थ्रोम्बस। अर्थेरोस्क्लेरोसिस मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, यहाँ पे देखिए अर्थेरोस्क्लेरोसिस लिख रखी है थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज़ का थिक हो जाना और हार्ड हो जाना, कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ प्लेग इनटू इनर लाइनिंग ऑफ द आर्टरी। किसी भी ये कोई भी आर्टरी है, इसकी इनर लाइनिंग में हमारा प्लेग फॉर्मेशन हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। दूसरा हम शॉर्ट फॉर्म में हम बोले तो प्लेग फॉर्मेशन इनटू आर्टरी, सीधी बात है, प्लेग फॉर्मेशन हो जाना आर्टरी के अंदर, वही क्या होती है? हमारे अर्थेरोस्क्लेरोसिस होती है। और दूसरा आता है हमारा ओकल्जन बाय थ्रोम्बस। थ्रोम्बस होता है ब्लड क्लॉट, कोई भी ब्लड क्लॉट हमारा लग जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारा मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है। ठीक है। तीसरी डेफिनेशन दे रखी है इरिवर्सिबल डैमेज, जिसको हम दोबारा से ठीक नहीं करते। हमारी मायोकार्डियल टिश्यू का वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है जो मतलब प्रोलोंग्ड इस्कीमिया और हाइपोक्सिया को कॉज करता है। इस्कीमिया का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कम मात्रा में होगी, और हाइपोक्सिया होता है हमारा डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इनटू बॉडी टिश्यू। किसी भी बॉडी टिश्यू के अंदर हमारा जो लेवल है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज़ हो जाता है, वो होता है हमारा हाइपोक्सिया। अब यहीं पे मैंने देखो यहाँ पे बता रखा मायोकार्डियल ना हमारी एक हम लेयर होती है हार्ट की, जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, वहाँ से ले रखा है। तो हम लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे। लेयर्स ऑफ हार्ट हमारी होती है 3, एंडोकार्डियल, मायोकार्डियल और पेरिकार्डियल। एंडोकार्डियल जो हमारी होती है इनर मोस्ट होती है, और इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉट को की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना। मायोकार्डियल जो होती है मिडल लेयर होती है और पावर देती है हार्ट की पंपिंग एक्शन को। ठीक है, वो बात है, एनर्जी चाहिए होती है तो पावर देती है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी पेरिकार्डियल लेयर, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है ताकि हार्ट ईजिली मूवमेंट कर सके। ये हमारी छोटी मोटी बातें थी हार्ट की लेयर के बारे में। उसके बाद आता है हमारे टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। टाइप्स में अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक रीज़न की वजह से हम देखें तो एंटीरियर पोस्टीरियर, हमारे ये दोनों साइड्स होती हैं हार्ट की, एंटीरियर भी पोस्टीरियर भी, वहाँ पे हो सकता है। पहली टाइप ये होगी। दूसरी हमारी लेटरल हो सकती है। तीसरी हमारी कहीं भी सेप्टल के अंदर हो सकती है, या सरकमफेरेंशियल के हो सकती है, कम्बिनेशन और एंटीरोलेटरल में हो सकती है, पोस्टीरोलेटरल के अंदर हो सकती है, एंटीरोसेप्टल के अंदर हो सकती है। ठीक है, ये हमारी अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल रीज़न की वजह से होती है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ थिकनेस, कितनी थिकनेस है। ये 2 टाइप की होती है, ट्रांसम्यूरल और लेमिनार। ट्रांसम्यूरल होती है जिसमें हमारी फुल थिकनेस होती है, और लेमिनार जो होती है उसमें सब एंडोकार्डियल होती है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जो हमारी लेयर्स होती है, मतलब टाइप्स होती है, वो कौन सी है? एज के अकॉर्डिंग एक्यूट और एडवांस। एक्यूट में क्या है? हमारे न्यूली फॉर्म्ड होते हैं, जैसे हमारे कोई भी इन्फेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन्फेंट।
इन्फेंट के अंदर हमारा हो सकता है, और जो हमारा एडवांस है इन्फार्क्ट है वो ओल्ड के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे टाइप डिफ़ाइन भी कर रखे हैं। जैसे हमारा ट्रांसम्यूरल था, वो ट्रांसम्यूरल हमने डिफ़ाइन कर रखा कि इसमें क्या होता है, अर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है मेजर कोरोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, और हमारा सब एंडोकार्डियल है, इसमें क्या होता है स्मॉल एरिया में जो हमारी सब एंडोकार्डियल वॉल है उस लेफ़्ट वेंट्रिकल और सेप्टम के बीच में, मतलब ये सब कुछ है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे वही होगा प्लेग फॉर्मेशन, या फिर हमारा हम बोल सकते हैं अर्थेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, बात वही है हमारी, ये सब हो सकता है। स्पॉन्टेनियस आपको दिखाई दे रहा है, प्लेग हमारा जो है वो बनेगा, रप्चर होएगा, उसका डाइसेक्शन होएगा, प्राइमरी कोरोनरी आर्टरी के अंदर मूवमेंट करेगा। सीधी बात ये है। मिसमैचिंग में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन की डिमांड हमारी जो है वो ज़्यादा होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो मिसमैच हो जाएगी ब्लड सप्लाई के अकॉर्डिंग। मतलब सीधी बात है, एम्बोलिज्म, अनीमिया, अरिदमिया, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह की वजह से क्या हो जाएगी, हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। ऑक्सीजन कम होगी बॉडी में, डिमांड हम ज़्यादा करेंगे, तो फिर इसकी वजह से हो जाएगी सडन कार्डिक डेथ में सीधी डेथ ही हो जाती है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ईटियोलॉजी आती है, ईटियोलॉजी हम कैसे लिखेंगे, दो टाइप तो ये होगी, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, और इनको हम अदर में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी मॉडिफाई हम किस किस को कर सकते हैं, अगर स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग छुड़वा देंगे, अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल को छुड़वा देंगे, ओबेसिटी मोटापा है तो एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, हाई बीपी है तो उसको मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल है तो भी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उसको फिजिकल एक्टिविटी करने को बोलेंगे, स्ट्रेस है तो बोलेंगे कम स्ट्रेस लो, डायबिटिक है तो उसको हम उसका डायबिटीज़ रिड्यूस करवाने में बोलेंगे। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर कम है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर ज़्यादा है तो भी इसका क्या हो सकता है, ये हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। नॉन मॉडिफाइबल जिसको हम कभी ठीक नहीं कर सकते, पहला तो है सेक्स, इसको हम जेंडर भी बोल सकते हैं, जेंडर में हमारा मेल फीमेल इन जेंडर की वजह से होता है, दूसरा एज की वजह से हो सकता है, और तीसरा हमारी फैमिली हिस्ट्री, कोई जेनेटिक बोल सकते हैं हम इसको, जेनेटिक रीज़न की वजह से भी हो सकता है। अदर में आता है हमारा अर्थेरोस्क्लेरोसिस, प्लेग हो गया तो सीधी बात है होएगा ही। कोई भी वुमेन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। निमोनिया या इन्फ्लुएंजा जैसे कोई इन्फेक्शन हो गई तो भी हो सकता है, और हाइपर होमोसिस्टीनीमिया हो जाएगा तो भी हमारा क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगी। ये सारे रीजंस हैं। पैथोफिजियोलॉजी देखो सबसे इजी होती है, इसको डिफ़ाइन आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ। अगर हमें अर्थेरोस्क्लेरोसिस है या आर्ट्रियल स्पाज्म है या फिर हमें अर्थेरोस्क्लेरोसिस के साथ प्लेग और थ्रोम्बस फॉर्मेशन ये होता ही है तो क्या होगा, अर्थेरोस्क्लेरोसिस होगी तो हमें ऑब्स्ट्रक्शन कोज होगा, आर्ट्रियल स्पाज्म होगा तो हमें रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल नहीं होगा, और ये होगा तो हमें ओकल्जन होगा। अब इन तीनों रीजंस की वजह से हमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ओकल्जन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, इस्कीमिया। जैसे इस्कीमिया होगा तो हमें हाइपोक्सिया जैसी कंडीशंस को फेस करना पड़ेगा, जहाँ पे O2 की डिमांड क्या हो जाएगी, बॉडी के अंदर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है चेस्ट पेन, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है हमारा चेस्ट पेन, ये हो जाएगा हमें। और जैसे ही ये सब होता है तो हमें ना उसके बाद थ्रोम्बोलाइसिस हो जाता है। थ्रोम्बोलाइसिस होते ही हमें क्या हो जाएगा, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, जिसमें ना हमारा जो चेस्ट पेन है वो स्टेबल नहीं रहता है। फिर उसके बाद हमें परमानेंट थ्रोम्बस हो सकता है, जिसकी वजह से हमें नेक्रोसिस और देन उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी दिक्कत हो सकती है, डिजीज़ कंडीशन कोज हो सकती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जोन्स ऑफ एम आई मायोकार्डियल इन्फेक्शन के हम जोन्स पढ़ेंगे। पहली जोन है हमारी इस्कीमिया की, जो आउटर मोस्ट एरिया पे होती है। दूसरी जोन है हमारी इंजरी, जो हमें इस्कीमिक और इन्फेक्टेड एरिया के अंदर देखने को मिलेगी। और तीसरी है इन्फेक्शन, जो हमारे सेंट्रल एरिया के अंदर देखने को मिलेगी। इसको हम याद कर सकते हैं III से। ठीक है, III से हम याद कर सकते हैं कि भाई इस्कीमिया, इंजरी और इन्फेक्शन 3 जोन है। उसके बाद आती है हमारी कॉम्प्लिकेशन। अगर हमें MI हो गया तो हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, डिसरिदमियाज हो सकती है। ठीक है, डिसरिदमियाज हमारी हार्ट की जो रिदम है वो क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक आ सकते हैं,
पेपिलरी मसल डिसफंक्शन हो सकता है, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो सकता है, डेसलर सिंड्रोम हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है कॉम्प्लिकेशंस होंगे। उसके बाद आते हैं हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिनको हम साइन एंड सिम्टम भी बोल सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। इसमें हमारा आता है चेस्ट पेन मेजर साइन एंड सिम्टम रहेगा, फिर डिस्निया और डायफोरेसिस, कॉन्शियसनेस लैक हो जाएगा, यूरिनरी आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। किसी भी पेशेंट में अगर हो रखा है ये दिक्कत, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में क्या लेंगे कि वो स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, या वो हम उसका जेनेटिक फैक्टर है, या फैमिली में किसी को हो रखा है, एज देखेंगे, सेक्स देखेंगे, ठीक है। ये सब हमारी हिस्ट्री कलेक्शन में आएगी। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम सारे के सारे मेथड्स यूज़ करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के। अस्कल्टेशन हो गया, पाल्पेशन हो गया, ये सारे मेथड्स यूज़ करेंगे। उसके बाद कार्डियक मार्कर्स का यूज़ करेंगे, ईसीजी करेंगे, कार्डियक एंजियोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, रूटीन में ब्लड टेस्ट करवा लेंगे, इकोकार्डियोग्राम करवा सकते हैं, एंजाइम एसगोट और एलडीएच भी करवा सकते हैं, और कार्डियक कैथेटराइजेशन भी हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे डायग्नोसिस होंगे। मैनेजमेंट अगर हमें देना हो, नॉर्मली मैनेजमेंट हम क्या देंगे, उस बंदे को बेड रेस्ट दे देंगे और कार्डियक मॉनिटरिंग चलती रहेगी। ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी दे देंगे। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स दे देंगे, जिसको हम, एक का नाम भी लिखा है मैंने यहाँ पे, एटिनोलोल, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं जो हमारी चेस्ट पेन के लिए यूज़फुल है। मॉर्फिन दे सकते हैं, ये भी हमारी चेस्ट पेन के लिए यूज़ है। एस्पिरिन दे सकते हैं। एंटी डिसरिदमिक ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे फेनिटोइन हो गई, और या फिर ऑर्डारोन हो सकती है, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल मैनेजमेंट है। अब हम नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है, देखो मैनेजमेंट में मैं 2 चीज़ें बता देती हूँ। ये जो नॉर्मल वाली मैनेजमेंट है, बेड रेस्ट हो गई, ऑक्सीजन थेरेपी हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं कि भाई हम इसको नर्सिंग मैनेजमेंट में काउंट करते हैं। और जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें ये ड्रग्स वगैरह हम लिखते हैं, तो ये हमारी मेडिकल मैनेजमेंट में आती है। 2 टाइप की मैनेजमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है डायग्नोसिस में हम किसी भी बीमारी के 3 डायग्नोसिस बना सकते हैं। अगर हमारा चेस्ट कार्डियो से रिलेटेड है ना, तो उसमें पहली चीज़ तो यही बनेगी कि उसको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, फियर ऑफ डेथ हो रहा है। ये थर्ड वाला जो है ना, ये हो सकता है, तो हम इसमें एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, उसको चेस्ट पेन हो सकता है और डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो ये भी है, हम चेस्ट पेन को कम कर सकते हैं। और तीसरा, उसी बीमारी से रिलेटेड कुछ भी डायग्नोसिस हम बना सकते हैं अपनी तरफ से। तो मैंने बना रखे 3। पहला है इनइफेक्टिव कार्डियोपल्मोनरी टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है, ये मैंने बना रखा है। इसका मेरे को गोल है कि रिलीफ ऑफ चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है। दूसरा मैंने बना रखा पोटेंशियल इनफेक्टिव एयर एक्सचेंज रिलेटेड टू फ्लूइड ओवरलोड, तो इसका मैंने गोल दे रखा है एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मेरा गोल तो यही है कि भाई अपना सही करूँ उसको। फिर एंजाइटी के लिए मैंने बना रखा है कि एंजाइटी को मैं कम कर दूँगी उस पेशेंट के अंदर। फिर उसके बाद मैंने, देखो यहाँ पे एक एनसीपी बना रखी है, ये मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको, विजिबल नहीं हो रही होगी। एनसीपी में सबसे पहले मैंने असेसमेंट दे रखा है। मैंने एक ही एनसीपी बनाई है, आपको बनानी है 3, ठीक है। असेसमेंट में क्या है, सब्जेक्टिव डाटा लेंगे कि पेशेंट क्या बोल रहा है। पेशेंट सेज दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट। पेशेंट ने तो बोल दिया, ठीक है, ओरली बोला है उसने कि वो चेस्ट पेन से और डिस्कम्फर्ट से क्या सफ़र कर रहा है। और मैंने ऑब्जेक्टिव डाटा लिया कि ऑब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होता है जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ पेशेंट को मेरे सामने होते हुए। तो इसमें क्या आएगा, वी ऑब्जर्व दैट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंजाइना पेक्टोरिस एंड डिस्निया। हम देख पा रहे हैं कि है जो हमारा पेशेंट है वो चेस्ट पेन से बहुत ज़्यादा परेशान है और डिस्निया हो रहा है उसको, तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव डाटा में आएगा। सब्जेक्टिव डाटा याद रखना, सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट बताएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। कोई भी एक डायग्नोसिस लिख दो, मैंने लिखा है इनफेक्टिव कार्डियोपल्मोनरी टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है। ये बात मैंने डायग्नोसिस में लिख दी। तो अब मेरा गोल भी रहेगा कि मैं उसका चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट को ठीक करूं, ठीक है, रिलीफ दिलाऊं पेशेंट को। तो मैं प्लानिंग क्या करूंगी, सबसे पहले मैं उसके वाइटल साइंस को चेक करूंगी। कभी भी कोई भी
हमारी प्लानिंग रहेगी तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे पेशेंट के, और हमारा जो कार्डियक मार्कर है, यहाँ पे हमने बोला था कि कार्डियक मार्कर देना है उसको बेड रेस्ट के साथ, मैनेजमेंट के अंदर बोला था। तो यहाँ पे हम कार्डियक मार्कर देंगे पेशेंट को, ताकि उसका कार्डियक जो हमारा मॉनिटरिंग है वो मतलब चलती रहे और हमें पता लगता रहे क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ये भी मैनेजमेंट के अंदर बताया ही था। नॉर्मली प्लानिंग के हम मैनेजमेंट को ही लिखते हैं कि हमें क्या क्या देना है। मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, मॉर्फिन होगी, नाइट्रोग्लिसरीन होगी, और हम एस्पिरिन दे सकते हैं, कोई भी हम मेडिकेशंस का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटरवेंशन में हम बताते हैं कि हमने जो प्लानिंग करी है वो हो गई है या नहीं हुई है। अब मैंने लिखा है वाइटल साइंस को हमें चेक करना है, और मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमारे जो पेशेंट के वाइटल साइंस है वो चेक हो चुके हैं। सेम इधर पे कार्डियक मार्कर जो है हमारा पेशेंट का वो क्या है, मॉनिटर हो चुका है, ऑक्सीजन थेरेपी भी दे चुके हैं, और जो हमारा पेशेंट है उसको मेडिसिन भी दे चुके हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या आता है कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है। पेशेंट चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट वाज इम्प्रूव्ड। अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ है इन केस, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से अपनी एनसीपी बनाएंगे। मतलब एनसीपी की बात वही है, दोबारा से हम उस पेशेंट को डायग्नोज करेंगे, फिर डायग्नोज करने के बाद दोबारा से उस पेशेंट को मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, मेडिकेशन वगैरह जो भी उसकी चल रही है सब कुछ बदलेंगे उसका, ठीक है। और फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, वही बात है, हम कोई भी डॉक्टर किसी भी दवाई को मतलब ट्राई करता है ना पेशेंट के ऊपर कि ये उसके ऊपर सूटेबल है या नहीं, काम कर रही है या नहीं। तो अगर सूटेबल हो जाती है तो पेशेंट क्योर हो जाता है, नहीं क्योर होता वो दवाई चेंज कर देता है। तो वही काम हमें करना है कि दवाई चेंज कर देनी है। और नहीं तो अगर इम्प्रूव हो गया तो हम लिखेंगे कि पेशेंट का जो चेस्ट पेन है और डिस्कम्फर्ट है वो ठीक हो चुका है। ये हमारी एनसीपी हो जाएगी, ठीक है। एक एनसीपी ये होगी और बाकी की 2 एनसीपी आपको खुद को बनानी पड़ेंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन रिलेटेड टू हमारा एमएसएन, ठीक है। हमारे एमएसएन से लिया गया ये, वैसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। ये हमारा मायोकार्डियल जो हमारी लेयर है हार्ट की, उससे रिलेटेड है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।